नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से आपका अपने DSI यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज से पहले अपन ने 2 क्लासें अपने इकोनॉमी सब्जेक्ट की 2 क्लासें अपने पढ़ ली हैं। ये अपनी आज तीसरी क्लास है। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। अगर सुरक्षित नहीं हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने गवर्नमेंट द्वारा दिए गए कोविड प्रोटोकॉल्स का अच्छे से पालन करें। और मेरे को मतलब पिछले वीडियो में बहुत सारे यूट्यूब पे तो उन्होंने कोई कमेंट किया नहीं, लेकिन मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे सुनने को मिला था कि सर हमारे को जेट की तैयारी करना कठिन पड़ रहा है, कैसे इसकी पढ़ाई करें, पढ़ाई करने का तरीका क्या है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए थे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिनको जेट एंड सुपरवाइजर हार्ड लग रहा है, उसकी तैयारी करना हार्ड लग रहा है। तो इतना इजी सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, वो भी अगर तुम्हारे को हार्ड लगेगा तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जिनको हार्ड लग रहा है उनको भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप रटने पे ध्यान दोगे तो कभी भी आप उस चीज में सक्सेस नहीं हो पाओगे। और हर चीज रटने से अपने को याद भी नहीं होती है। जितनी कितनी भी हार्ड चीज हो, अगर उसको अपन बार बार रीड करेंगे या बार बार पढ़ेंगे तो अपने को अपने आप ही दिमाग में। और वैसे जेट सुपरवाइजर ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो अगर रीड करने से ऐसी चीजें अपने दिमाग में रहती हैं कि अपने पास 4 ऑप्शन है, आंसर अपने सामने है, तो अपने आप ही अपने को जो आंसर होता है उस टाइम याद आ जाता है। तो आप रटने पे ध्यान ना दें और उस चीज को बार बार रीड करने की कोशिश करें। और मैं आपको एक शायरी से बता देता हूँ कि क्या हार्ड है या नहीं है। जैसे अपने शायरी है एक कि जीत का जज्बा जब जुनून बन जाता है तो पत्थर भी समुद्र पर तैर जाता है। तो आप इस चीज से देख लेना कि क्या ये तैयारी करना हार्ड है कि नहीं है। और मैंने भी अभी तुम्हारे को इतना हार्ड पढ़ाया नहीं है। मैं बिल्कुल पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा मटेरियल कवर कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही बता रहा हूँ आपको। और मैं जो बता रहा हूँ आपको उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो आज अपन अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन ने बेसिक एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी पढ़ लिया फर्स्ट क्लास में। इसके बाद सेकंड क्लास जो थी उसमें अपन ने पोषक तत्व चैप्टर स्टार्ट किया था और पोषक तत्व की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी। फिर अपन ने पढ़े थे कि निकल 1987 में निकल को 17वां पोषक तत्व ऐड किया गया था और उसको ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, उसको ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, उसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल देके अपने जो यूरिया का अपघटन था उसमें अपघटन में सहायक होता है, तो वो अपघटन भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। उसके बाद अपना टॉपिक आया था आवश्यकता की कसौटी। 3 कसौटियां होती हैं, वो भी आर्नोल्ड स्टाउट ने दी थी, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रकार में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल है। तो भी अपन पोषक तत्व की टाइप से जान लेते हैं। अपना पहला पोषक तत्व 3 टाइप के होते हैं। पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आता है आधारभूत पोषक तत्व, सेकंड नंबर पे आता है अपने मुख्य पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व, तीसरे नंबर पे आता है अपने सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अपन जानना चाहेंगे कि आधारभूत पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्वों को शामिल किया गया है, मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन से को शामिल किया गया है और सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन से पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। तो अपन चलते हैं। फर्स्ट आता है अपने आधारभूत पोषक तत्व। सेकंड नंबर पे आता है, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है। और थर्ड नंबर पे आएगा आपने सूक्ष्म पोषक तत्व। तो अपने पास 3 टाइप के पोषक तत्व हो गए, आधारभूत पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, या इसको इंग्लिश में बोल देंगे अपन मेन न्यूट्रिएंट्स है। और सूक्ष्म पोषक तत्व को इंग्लिश में अपन बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
तो अब अपन जानना चाहेंगे कि आधारभूत पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन से को शामिल किया गया है और सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन से को शामिल किया गया है। तो अपने आधारभूत पोषक तत्व में 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका आप अक्सर नाम सुनते होंगे। जैसे अब मैं पहले उनको शॉर्ट बता देता हूँ आपको। CHO कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये अपने 3 आधारभूत पोषक तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब आप जानना चाहोगे कि ये जो अपने आधारभूत पोषक तत्व अक्सर अपने मतलब मुख्यतः अपने एनवायरनमेंट में गैसीय रूप में पाए जाते हैं, जिनको पौधे गैस के रूप में या एनवायरनमेंट से ही अवशोषित करते हैं। मतलब मुख्यतः ये एनवायरनमेंट में उपस्थित होते हैं। CHO कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन अब मतलब पौधे में टोटल जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका 96% भाग CHO का होता है। और मैं बता दूं कि इन तीनों के अलग अलग मतलब 96% में कौन सा पोषक तत्व कितना अपना योगदान दे रहा है। तो कार्बन का अपने पास 45% योगदान रहता है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, ये 6% योगदान देता है, जिसको पौधे एनवायरनमेंट से भी अवशोषित करते हैं। इसके अलावा जैसे भूमि से जल से फिर जल टूट के जल से भी पौधे हाइड्रोजन को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है ये भी 45% अपना योगदान पूरे 96% में देता है। अब अपन आगे चलते हैं कि मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल है। इससे पहले मैं बता दूं कि मुख्य पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी मतलब है प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व है, और द्वितीयक पोषक तत्व है। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, ये मुख्य पोषक तत्व या मेन न्यूट्रिएंट्स को 2 भागों में बांटा गया है। तो अब अपन जानना चाहेंगे कि प्राइमरी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो इसमें टोटली अपन न्यूट्रिएंट्स देखें तो मुख्य पोषक तत्व होते हैं अपने पास 6, जिनमें से 6 को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में 50-50% 3-3 को डिवाइड किया गया है। तो अब जानना चाहेंगे कि अपने प्राइमरी में कौन से पोषक तत्व आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं। तो प्राइमरी में अपने फर्स्ट आता है, मैं बता दूं कि सिंपली अपन सुनते हैं कि NPK। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। 3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास पोषक तत्वों को मुख्य पोषक तत्व में प्राइमरी की उपाधि मतलब प्राइमरी में शामिल किया गया है। अब आता है अपने द्वितीयक पोषक तत्वों में भी 3 पोषक तत्वों को शामिल किया गया। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। द्वितीयक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं अपने पास कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर को द्वितीयक मुख्य पोषक तत्वों में भी द्वितीयक में इन तीनों पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। पहला आता है अपने पास कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो अभी हो गया अपने आधारभूत पोषक तत्व में CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को शामिल किया गया है। इसके बाद आता है अपने मेन न्यूट्रिएंट्स। मुख्य पोषक तत्वों में भी 2 भाग होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व एंड द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास को शामिल किया गया है। द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर को शामिल किया गया है। इसके बाद आता है अपने सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं वो आपको बता देता हूँ कि टोटल अपन ने पढ़े थे कि आवश्यक पोषक तत्व तो टोटल 17 होते हैं। तो 17 में से अपन 3 इधर हो गए, 3 3 6 और 3 9 को अगर 17 में से निकालेंगे तो अपने पास 8 पोषक तत्व बचेंगे, जो कौन से होंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्वों को शामिल किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो फर्स्ट है इसमें अपने Fe आयरन, आयरन पहला हो गया। सेकंड आएगा अपने पास जिंक, Zn, जिंक सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे आएगा अपने पास क्लोरीन, Cl, क्लोरीन थर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। इसके बाद चौथा आता है अपने पास मोलिब्डेनम, MO, मोलिब्डेनम। इसके बाद आता है अपने पास मैग्नीज, Mn, मैग्नीज। उसके बाद अपन लेंगे निकल, ये कितने हो गए अपने 5 पोषक तत्व, 5 सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने लिखते हैं। इसके बाद अपने पास आता है निकल, जिसको सबके लास्ट में 1987 में शामिल किया गया था निकल को, वो भी उसको भी सूक्ष्म पोषक तत्वों में ऐड किया गया। तो अपने पास छठवां हो जाएगा निकल, निकल। इसके अलावा अपने पास सातवां पोषक तत्व है बोरोन, इसके बाद में अपने लास्ट पोषक तत्व है सात पोषक तत्व मैंने सूक्ष्म पोषक तत्व आपको बता दिए हैं। और आठवां पोषक तत्व आपको बताने जा रहा हूं। आठवां पोषक तत्व अपने पास होगा कॉपर, Cu। तो अपने पास पोषक तत्व 3 टाइप के होते हैं, आधारभूत पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। आधारभूत पोषक तत्व में अपने 3 पोषक तत्वों को शामिल किया गया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वो पौधे में अपना कितना कितना % योगदान देते हैं, सर्वाधिक ये तीनों पोषक तत्व पौधे में अपना योगदान देते हैं। कार्बन 45%, हाइड्रोजन 6% एंड ऑक्सीजन 45%। ऐसे कुल मिला के 96% इन तीनों का पौधे में योगदान होता है। उसके बाद आता है अपने मुख्य पोषक तत्व या मेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में 3 पोषक तत्वों को शामिल किया गया, वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, NPK। इसके बाद में द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक में भी 3 को शामिल किया गया है। तो द्वितीयक में आते हैं अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। उसके बाद आता है अपना तीसरा टाइप सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 8 पोषक तत्वों को शामिल किया गया, जिनमें फर्स्ट आयरन, जिंक, क्लोरीन, इसके अलावा कॉपर आएगा और बोरोन आएगा। इसके अलावा अपने पास मैग्नीज और मोलिब्डेनम। ऐसे करके 8 पोषक तत्वों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल किया गया है। तो अब अपन ने इनके पोषक तत्व के तीनों टाइप पढ़ लिए। अब अपन इनको सबको अलग अलग पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो मुख्यतः इनका पौधों में जो कार्य होते हैं, कहाँ ये यूज आते हैं, वो चीजें मैं एक बार इनको डिटेल से पढ़ाने से पहले वो चीजें मैं एक साथ लिखवा देता हूँ, जिससे आपको ये जब अपन अलग अलग जब इन न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जो इनके मुख्यतः जो योगदान है पौधों में, वो चीजें मैं एक बार आपको ये स्टार्ट करने से पहले पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि पोषक तत्वों का मुख्यतः कहाँ कहाँ योगदान होता है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहले अपन प्रकाश संश्लेषण, जो कि अभी तुम्हारे जो बायोलॉजी से जो जेड की तैयारी करने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि बायोलॉजी में आपके चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें आप ये सब प्रकाश संश्लेषण जैसी चीजें उसमें आप पढ़ोगे। लेकिन अपने रिलेटेड टॉपिक आ गया तो मैं एक बार वो भी बता देता हूँ। और अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक होगा तो मैं उसको अपने सब्जेक्ट के साथ में मैं बताऊंगा। तो अपन चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कहाँ कहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है। तो अपने पास है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना क्या कहलाता है,
प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। और वो किस किस की उपस्थिति में होता है? जैसे अपने पास अपने को एनवायरमेंट से मिल रहा है CO2 और 6 CO2 और 6 जल के अणु जुड़ के अपने क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। वो किसकी उपस्थिति में होता है? पर्णहरित और प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एंड जल मिलके अपने पास क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। जो पौधे उसको एक भोजन के रूप में लेते हैं और अपने पास 6 जल के अणु बच जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरीन एंड मैग्नीज का यहाँ पे इस रिएक्शन में मुख्यतः योगदान होता है। इसके बाद आती है अपने पास हिल रिएक्शन, जो भी एक प्रकाश संश्लेषण का ही पार्ट है, उसमें ही हिल रिएक्शन का यूज होता है। हिल रिएक्शन में क्या होती है कि जैसे अपने यहाँ पे जल का उपयोग हुआ तो जल को तोड़ने का भी किसी ना किसी का तो काम होता ही होगा। तो हिल रिएक्शन में होता है कि जल के अणु को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। तो इसको तोड़ने के लिए अपने पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोरीन एंड मैग्नीज, जो आपको मैं पहले बता चुका कि इस रिएक्शन में मुख्यतः 2 पोषक तत्वों का यूज होता है, जो है क्लोरीन और मैग्नीज। तो जल के अणु को हाइड्रोजन 2H+ एंड ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए अपने पास ये क्लोरीन एंड मैग्नीज का उपयोग होता है। और इसके आप डेफिनेशन भी बनाना चाहो तो बना दो कि एक जल के अणु को हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन में तोड़ना क्या कहलाता है? हिल अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में? क्लोरीन एंड मैग्नीज की उपस्थिति में जल के अणु को तोड़ना क्या कहलाएगा? हिल अभिक्रिया। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो मेरे को आप इस वीडियो को अपलोड करने के बाद अगले वीडियो के समय आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। अगर आपका आंसर सही रहा तो मैं आपको बता दूंगा किस किसने सही आंसर दिया, और अगर गलत रहा तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका सही आंसर दूंगा। तो क्वेश्चन है अपना, आप लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन उपयोग होता है वो अपने को कहां से प्राप्त होती है? और उसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसका आंसर मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है। और इस मतलब हिल रिएक्शन मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है पहले तो ये बताओगे, और जहां से प्राप्त होती है कौन से वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम भी मेरे को आप नेक्स्ट वीडियो से पहले आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर सही रहा तो मैं आपका बता दूंगा कि सही है आंसर, अगर नहीं भी हुआ तो मैं अगले वीडियो में आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण में। फर्स्ट वो भी अपनी हिल रिएक्शन, पहले तो मैंने बता दिया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, या बायोलॉजी में अच्छे से डिटेल से पढ़ ही लोगे। इसके बाद हिल अभिक्रिया क्या होती है ये भी बता दिया। हिल अभिक्रिया में कौन कौन से पोषक तत्व उपयोग में आते हैं मैं आपको वो भी बता दिया। और मतलब हिल अभिक्रिया होती क्या है उसको मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया आपको। उसके बाद आता है अपने पर्णहरित, जो भी एक फोटोसिंथेसिस का मेन पार्ट है। पर्णहरित जिसको अपन दूसरा बोलेंगे क्लोरोफिल, इंग्लिश में इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इसके अलावा अपन इसको पर्णहरित भी बोल सकते हैं, तीसरा नाम इसका पर्णहरित भी अपन ले सकते हैं। जिसको अभी मैं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी में आप अच्छे से पूरे प्रकाश संश्लेषण को आप बहुत ही अच्छी तरीके से, आप जो भी बायोलॉजी जहां से भी पढ़ रहे होंगे, जो भी पढ़ा रहा होगा वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से आपको पढ़ाया होगा। तो अपने क्या होता है पर्णहरित में एक पोरफायरिन रिंग बनती है जिसका मुख्य पोषक तत्व होता है मैग्नीज, जो सेंटर में मैंने डाल रखा है, बीच में मुख्य होता है मैग्नीशियम। इसके बाद इसके सहायक मतलब इस रिंग को बनाने के लिए जो सहायक तत्व होता है वो है नाइट्रोजन, जिसको अपने मैग्नीशियम के चारों साइड में जोड़ के इस रिंग को कंप्लीट किया है। तो बीच में जो मैग्नीशियम है वो मुख्य पोषक तत्व है पर्णहरित का। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है इसका सहायक पोषक तत्व है। और इस रिंग को बनाने में कौन कौन से पोषक तत्व सहायक है वो है आयरन एंड मैग्नीज। वो इस रिंग को बनाने में सहायक पोषक तत्व है। वैसे मुख्य पोषक तत्व मैग्नीशियम हो गया और सहायक पोषक तत्व इस रिंग का नाइट्रोजन है। और इसको बनाने में कौन कौन से पोषक तत्व और उपयोग में आते हैं वो है आयरन एंड मैग्नीज। अब मैं आपको बता दूं कि
तो मैं आपको बता रहा था कि पर्णहरित, पहले तो मैंने बता दिया कि रिंग बन गई, पर्णहरित की संरचना क्या होती है वो बता दिया, कौन कौन से पोषक तत्व पर्णहरित में यूज होते हैं वो बता दिया। अब प्रकाश संश्लेषण में 2 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण और होता है, उनमें भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स है या पोषक तत्वों से बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रोटीन कौन कौन से वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो पहली प्रोटीन है एफडी उसकी शॉर्ट एफडी लिखते हैं उसको, उसका पूरा नाम है फेरेडोक्सिन। यह भी आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, फिजियोलॉजी में, तो इसको डिटेल से पढ़ाएंगे सर। फेरेडोक्सिन जिसमें कौन सा पोषक तत्व का योगदान होता है, आयरन। फेरेडोक्सिन के निर्माण में आयरन पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स सहायक होता है। इसके अलावा अपने पास आता है सेकंड प्रोटीन आती है प्लास्टोसाइनिन। इसके निर्माण में कौन सा पोषक तत्व होता है वो मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे, वो होता है कॉपर। तो 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, फर्स्ट होती है फेरेडोक्सिन एंड सेकंड होगी प्लास्टोसाइनिन। फेरेडोक्सिन के निर्माण में अपने कौन सा पोषक तत्व सहायक है, वो है अपने पास आयरन। इसके अलावा प्लास्टोसाइनिन में अपने पास कॉपर पोषक तत्व है, उसके निर्माण में सहायक है। अब इसके आगे अपन चलेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इससे पहले मैं आपको प्रकाश संश्लेषण पूरा बता दिया है, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पोषक तत्व यूज हो रहे हैं वो पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी आपको। अब अपन अगले चलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें भी पोषक तत्वों का योगदान है, तो अपन इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है क्या, पहले तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। वैसे उर्वरक जब पढ़ेंगे उसके अंदर भी एक बार मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा ये। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना ही अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और वो कैसे होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वो आपको बता देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक बात और बता रहा हूँ आपको कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक अपचयित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड क्लोरीन और मैग्नीज पोषक तत्व की उपस्थिति में अपने पास क्या बनती है, अमोनिया। अमोनिया बन रहा है अपने पास। तो अमोनिया के आगे मैं आपको पहले ही 2nd क्लास में बताया था कि अमोनिया के बाद बनता है नाइट्राइट, और वो कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति में बनता है, वो बनता है अपने नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आता है। फिर नाइट्राइट से अपने पास नाइट्रेट बनता है, तो वो नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट का निर्माण होता है, और फिर पौधे नाइट्रेट के रूप में उसको नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो अपने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक अपने क्या है, अपचयित प्रक्रिया, जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन जिनेज एंजाइम है। इसका मुख्य घटक कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोबाल्ट नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मुख्य घटक होता है। कोबाल्ट मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मुख्य घटक होता है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने पास अमोनिया बन रहा है। अमोनिया के बाद अपने पास नाइट्राइट बनेगा, वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टर की उपस्थिति में बनेगा। उसके बाद अपने लास्ट में बनता है नाइट्रेट, वो नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में बनेगा, और नाइट्रेट के रूप में पौधे उसको अवशोषित कर लेंगे। और अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक आप पूछोगे कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता कौन है, तो राइजोबियम अपने जो दलहनी मुख्यतः दलहनी फसलों में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और गांठों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो अपने मैं राइजोबियम के बारे में बता देता हूँ। राइजोबियम ये भी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। राइजोबियम में जोला, इसके अलावा जेटोबैक्टर, ऐसी सब चीजें आगे क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले राइजोबियम अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण आ गया तो मैं राइजोबियम के बारे में बता देता हूँ। राइजोबियम क्या होता है, दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। वो क्या कहलाता है, राइजोबियम। तो अभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मैंने नाइट्रोजिनेज का भी योगदान बता दिया, कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं वो भी आपको पता चल गया। राइजोबियम क्या होता है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में उपस्थित होता है। और अब आगे चलते हैं। इसके अलावा अपने पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और कौन सी मतलब जरूरत होती है वो बता दूं मैं। लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्ड है, लेग
लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग हीमोग्लोबिन होता क्या है और इसका कार्य क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका मतलब कार्य क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। तो लेग हीमोग्लोबिन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। लाल गुलाबी एक मिनट, लाल गुलाबी। तो दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला लाल गुलाबी रंग का द्रव्य वो क्या कहलाता है? लेग हीमोग्लोबिन। जिसका कार्य क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको। एक बार डेफिनेशन अच्छे से सुन लो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला लाल गुलाबी रंग का द्रव्य क्या कहलाता है? लेग हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का आप नाम सुन रहे हो, इसके पहले बस ओनली लेग जुड़ा है, तो हीमोग्लोबिन अपने ब्लड में भी पाया जाता है, जो किस कलर का होता है? रेड कलर का। तो शुरू में क्या है? लेग रेड कलर का होता है, वो धीरे धीरे इसका कलर रेड से गुलाबी होता जाता है। तो अपन इसको पहले बोल दिया कि लाल गुलाबी रंग का द्रव्य जो दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। अब इसका कार्य क्या होता है? कार्य बता देता हूँ आपको। लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है अपने अभी राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मेन बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? लेग हीमोग्लोबिन राइजोबियम को ऑक्सीजन प्रदान करता है। राइजोबियम को O2 की उपस्थिति में रखता है, O2 की उपस्थिति में रखता है राइजोबियम को। और इसका दूसरा कार्य होता है जो अपने अभी नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, यह भी अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य घटक है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखता है। इसका सेकंड कार्य क्या होगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखना इसका सेकंड कार्य है। फर्स्ट कार्य है राइजोबियम जीवाणु को ऑक्सीजन प्रदान करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखना। सेकंड कार्य होगा इसका नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखना। इसके बाद में आता है अपने नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता क्या है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये क्या है? एक अवायवीय एंजाइम है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। अवायवीय एंजाइम, अवायवीय एंजाइम जिसका मुख्य घटक क्या होता है? मोलिब्डेनम। घटक क्या होता है इसका? मोलिब्डेनम। तो देख लो यहाँ पे भी अपने पास से घुमा फिरा के एक ही बात आ रही है। अपने बड़ी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं तो घुमा फिरा के एक ही बात आ रही है कि हर चीज में अपन को प्लांट पोषक तत्वों की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे मोलिब्डेनम, यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बना रहा है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्लोरीन मैग्नीज का भी एक मुख्य योगदान है। तो हर जगह मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के अपने पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स को पढ़ने से पहले मैं एक बार इनके मेन कार्य बता देता हूँ, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। तो अपन जब भी वो प्लांट न्यूट्रिएंट डिटेल से पढ़ेंगे तो अपन को उनको पढ़ने में आसानी होगी। मैं आपको जो भी क्वेश्चन करूंगा वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपका रिप्लाई जल्दी से रहेगा। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपने डी, अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ लिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कैसे होता है? ये अपचित प्रक्रिया है। राइजोबियम का क्या योगदान है? लेग हीमोग्लोबिन क्या होती है? और लेग हीमोग्लोबिन के क्या क्या कार्य हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होते हैं? इसके बाद में नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है और वो कैसा होता है? एक अवायवीय एंजाइम है और इसका मुख्य घटक अपने पास मोलिब्डेनम है। अब अपन आगे चलेंगे कोशिका विभाजन। ठीक है, अपने पास तीसरा आता है कोशिका विभाजन। इससे पहले अपन ने
ये प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया है, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ लिया है। उसमें कौन कौन से पॉइंट थे वो भी मैंने बता दिए। अब तीसरा पॉइंट है अपना कोशिका विभाजन में किस प्रकार से पोषक तत्व योगदान करते हैं। तो कोशिका विभाजन क्या होता है वो आपको कोशिका विभाजन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिका विभाजन में मतलब जो मध्य पटलिका बनती है, आपने पढ़ा ही होगा बायोलॉजी में, पहले भी काफी टाइम पहले से अपन कोशिका विभाजन पढ़ते आ रहे हैं, और उसमें मध्य पटलिका का नाम आपने जरूर सुना ही होगा। मध्य पटलिका बोल सकते हैं या पट्टिका बोल सकते हैं, जो विभाजन के समय बनती है। तो उसमें अपने दो मुख्य पोषक तत्व जो मैं पहले बता दिया आपको कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का मध्य पटलिका के निर्माण में मैंने सहायता करते हैं। तो कोशिका विभाजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपयोग आते हैं वो बता रहा हूं आपको। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अपन ने अभी तीसरा पॉइंट अपना कोशिका विभाजन भी हो गया है। कोशिका विभाजन में किस प्रकार से इनका उपयोग होता है कि मध्य पटलिका के निर्माण में कौन कौन से पोषक तत्व सहायक है, वो है अपने पास कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कोशिका विभाजन में मध्य पटलिका के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके बाद में अब अपन मतलब 3 टॉपिक हो गए अपने, जिन पोषक तत्वों का जो मेन कार्य होते हैं वो इन 3 टॉपिकों में आपको क्लियर कर दिए मैंने। जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और अपना तीसरा जो कार्य था कोशिका विभाजन। तो ये 3 चीजें हो गई। इनमें कैसे कैसे किन किन प्रकार से प्लांट न्यूट्रिएंट्स का उपयोग होता है वो मैंने अच्छे से आपको इस क्लास में समझा दिया है। अगली क्लास जब अपन स्टार्ट करेंगे तो अपना पहला ही टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें। आज का मतलब काफी हो गया, आधा घंटा हो गया अपने को। इतना मतलब ज्यादा लंबा वीडियो भी अच्छा नहीं रहता, इतनी देर कोई क्लास में मतलब बैठ भी नहीं पाता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितना छोटा वीडियो हो सके, जितनी छोटी क्लास हो सके उतनी छोटी बनाऊं, और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूं छोटे छोटे रूप में। तो अपना नेक्स्ट मतलब जो अपन पोषक तत्व स्टार्ट करेंगे, जिनको डिटेल से पढ़ेंगे, उनसे पहले अपने 2 टॉपिक और हैं जो अपने 5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएंगे। उनको मैं कल आते ही आपको कंप्लीट करवा दूंगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन स्वांगीकरण, उनमें भी कैसे पोषक तत्वों का उपयोग होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अपन डिटेल से उस कल की क्लास में इनको 5 मिनट में पढ़ा के मैं आपको पोषक तत्व पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जो कल और परसों 2 दिन की क्लास में अपन पोषक तत्व चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो अपन मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। मैं बोला था कि एक क्वेश्चन दिया है आपको मैंने, जो था अपना कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से उपलब्ध होता है, और वो किस वैज्ञानिक ने बताया था। अगर जो इस क्वेश्चन का मेरे को सही आंसर देगा, अगली क्लास से पहले मैं उसका नाम इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उसका नाम अनाउंस करूंगा। और प्राइस तो अभी घर पे बैठे हो, प्राइज का कोई सिस्टम है नहीं अभी। अगर आगे बढ़ते गए तो फिर प्राइज क्या और बहुत कुछ करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप उसका बहुत अच्छे से पढ़ के और सही आंसर दें, क्योंकि मैंने पढ़ा लिया, उसका आंसर मैंने बोर्ड पे लिखा है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप उसका सही आंसर ही देंगे। और अपन ऐसे ही तुम वीडियो को अच्छे से देखना और बिल्कुल धैर्य से पढ़ना। मैंने पहले बोला है कि एक बार में कुछ नहीं होगा, रटने के लिए बैठ मत जाना, टाइम खराब करना है आपका। अगर आप बार बार रीड आउट करोगे तो आप अपने आप ही सक्सेस की ओर चले जाओगे। कुछ भी हार्ड नहीं है। जेट एक बिल्कुल लो लेवल का एग्जाम है। अगर तुम जेट के बाद में बीएससी में जाओगे, और भी आगे की एग्जाम होते हैं, फिर आपको लगेगा कि यार जेट अपने पास कुछ भी नहीं था। अगर उसको अपन अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से अगर पढ़ लेते, बार बार रीड आउट कर लेते उस चीज को, तो अपन और अच्छी कॉलेज में और अच्छी रैंक की कॉलेज में प्रवेश हो जाते। तो आज के लिए इतना ही काफी होगा। धन्यवाद।